गुड इवनिंग लर्नर्स, कैसे हैं। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय। हमारा टॉपिक रहेगा स्वामी विवेकानंद। हमारा टॉपिक रहेगा आर्य समाज। टॉपिक रहेगा ज्योतिबा फुले एंड हिज सत्यशोधक समाज। टॉपिक रहेगा हमारा और भी आगे, राइट, सर सैयद अहमद खां एंड अलीगढ़ आंदोलन। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द टॉपिक राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया बनाया है राजा राम मोहन राय ने। ही सपोर्ट मॉडर्नाइजेशन, ही डज नॉट बिलीव वेस्टर्नाइजेशन। पश्चिमीकरण में तो उनका भरोसा ही नहीं है, उनका भरोसा है मॉडर्नाइजेशन में, माने पश्चिम की जो वैल्यूज हैं, वेस्टर्न वैल्यूज हैं, उनको सोच समझ करके अडॉप्ट करना, न कि आंख बंद करके पश्चिम के मूल्यों को अपना लेना। आंख बंद कर पश्चिम के मूल्यों को अपनाना पश्चिमीकरण है, जिसके वे विरोधी हैं, राइट। पश्चिम के अच्छे एलिमेंट, जो अच्छे तत्व हैं, उनको भारतीयता के अनुरूप अपना लेना, ये उनका आधुनिकीकरण है, राइट। जैसे उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, राइट। जैसे उन्होंने भारत के आधुनिक प्रशासन की व्याख्या की ब्रिटिश के संदर्भ में। जैसे उन्होंने रेसिस्ट पॉलिसी, जो ब्रिटिश नस्लवादी नीति थी, उसका विरोध किया। जो डिस्क्रिमिनेशन था फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिश, उसका विरोध किया, राइट। तो कुछ उनके अचीवमेंट देख लेते हैं। उनके रिलीजियस फील्ड में अचीवमेंट क्या है। पहला टेक्स्ट लिखते हैं वो तूफात उल मुबाहिदीन, जो 1803 में आता है। सेकेंड आत्मीय सभा स्टेब्लिश करते हैं 1814 में। थर्ड ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। ब्रह्मो समाज की कुछ टीचिंग्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं। हर मेंबर को, जो कि ब्रह्मो समाज का मेंबर है, उसको इन टीचिंग्स में बिलीव करना है। देखो, हमेशा याद रखना, जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हैं, वो हमेशा, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था क्या, वो हमेशा अपोज करेंगे किसका, रिचुअल्स का। अपोज करेंगे किसका, पौराणिक रिलीजन का, धर्म का, मानी जो पुराणों पर बेस्ड है। वो वेदास को ऑथेंटिक मानेंगे। आइडियल वर्शिप का अपोज करेंगे, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या है ब्रह्मो समाज की टीचिंग। सोल इज इमोर्टल, आत्मा अमर है, कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता, राइट। देयर इज वन गॉड एंड ही इज अ क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड। एक ही खुदा है, एक ही भगवान है। हमने आपसे हमेशा कहा है, जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर होंगे, मोनोथिज्म को प्रमोट करेंगे, अपोज करेंगे पॉलिथिज्म को, राइट। फिर क्या है, प्रेयर इज एसेंशियल। अगर आपको आत्म अनुभव करना है, भगवान से कनेक्ट होना है, तो उसके लिए प्रेयर एसेंशियल है। और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और रियलाइजेशन ऑफ गॉड के लिए प्रेयर एसेंशियल है। फिर क्या है, कोई भी किताब या कोई भी व्यक्ति मोक्ष का साधन नहीं मानना चाहिए, राइट। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, जब भी इंटरमीडिएट आएगा, इंटरमीडिएरीज आएगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको खुदा से मिलवाएगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब किसी भी किताब या किसी भी व्यक्ति को मोक्ष का साधन नहीं मानना चाहिए, राइट। आप खुद रियलाइज करिए गॉड को, कनेक्ट होइए गॉड से, उसके लिए प्रेयर एसेंशियल है। नो वायलेंस, कोई भी वायलेंस की बात नहीं होगी यहाँ। और ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल। जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर होंगे, सब कहेंगे क्या, कास्ट इक्वलिटी होनी चाहिए, कास्ट लेस सोसाइटी होनी चाहिए, क्लास लेस सोसाइटी होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग ऐसा है जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करेंगे, लेकिन कास्ट का विरोध नहीं करेंगे, राइट। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्रह्म समाज है, जब अकबर सेकेंड के पेंशन के मामले को लेकर राजा राम मोहन राय लंदन गए, जहां ब्रिस्टल लंदन में ही उनकी मौत हो गई, तो हम देखेंगे कि, अब ये बात मैं नहीं बताऊंगा राजा की उपाधि उनको दी, राय की उपाधि किसने दी, सेंसलेस। तो क्या है, ब्रह्मो समाज, जब वो 1833 में या शायद 3 में उनकी डेथ जब हो गई, तो ब्रह्मो समाज जो इंडिया में था, उसकी बागडोर किसने संभाली, रामचंद्र विद्या बागीस ने संभाली,
आप गूगल करेंगे तो विकिपीडिया इसकी जानकारी देगा। और इसके बाद देखेंगे फर्स्ट डिवीजन हुआ है ब्रह्मो समाज में 1866 में। और ये डिवीजन कैसे हुआ? एक आदि ब्रह्म समाज बना जिसको लेड कर रहे थे देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, और एक ब्रह्मो समाज बना केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। अब आपका होमवर्क मैं दे देता हूं, ये डिवीजन किस ग्राउंड पर हुआ, क्या आधार थे डिवीजन के, राइट। फिर उसके बाद 1878 में हम देखेंगे कि फिर से ब्रह्मो समाज में एक डिवीजन हुआ, क्योंकि केशव चंद्र सेन जहां चाइल्ड मैरिज को अपोज कर रहे थे, वहीं अपनी बेटी की शादी, माइनर डॉटर की शादी उन्होंने किसी से करा दी। तो इसका मतलब है कथनी और करनी में अंतर। और क्या हुआ कि फिर केशव चंद्र सेन की आइडियोलॉजी थी और जो उनकी करनी थी, तो उससे अलग होकर के एक क्या बना, एक दूसरा समाज बना, साधारण ब्रह्म समाज, जो बनाया किसने? शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने। सीधा वन लाइनर स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो एक क्या है? आदि ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज, इसी को आप कह सकते हैं इंडियन ब्रह्म समाज, इंडियन ब्रह्मो समाज, राइट। और ये है आपका साधारण ब्रह्म समाज। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड अगर हम बात करें ज्योतिबा फुले और उनका सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस देश में उनका, उनके कंट्रीब्यूशन को याद किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ज्योतिबा फुले के थॉट्स क्या हैं। सबसे पहले उनका मानना है कि ब्राह्मण्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग ऑफ द अनटचेबल। जो अनटचेबल की सोसाइटी में स्थिति है उसके लिए ब्राह्मण्स रिस्पॉन्सिबल है। उनका मानना है कि वेदों को लंबे समय तक अछूतों से, दलितों से छिपाया गया, क्योंकि वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। उनका मानना था कि अगर वे वेद पढ़ेंगे तो सच्चाई को जान जाएंगे। वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो अगेंस्ट द अनटचेबल हो, या अनटचेबल शब्द का भी प्रयोग वेद में नहीं हुआ है, वेदों में नहीं हुआ है। मैं आपसे औपचारिक संवाद कर रहा हूं। और उन्होंने कहा आर्यंस इन्वेडर हैं और शूद्राज नेटिव्स हैं। आर्य जो सेंट्रल एशिया से आए, द मोस्ट पॉपुलर स्टेटमेंट बाय मैक्स मुलर, कहा वो इन्वेडर हैं, और शूद्र क्या हैं? वो नेटिव्स हैं। ये उनके थॉट्स हैं। फिर उन्होंने कहा जो वीमेंस की कंडीशन है इंडिया में, उसके लिए भी ब्राह्मण जिम्मेदार है, राइट। तो इसलिए उन्होंने कहा, उनका थॉट्स ये था, उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम क्या कर दें, हम सोसाइटी में जो वीकर सेक्शन है, जो अनटचेबल है, जो दलित है, उसको मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन दे दें, काम हो जाएगा। केवल एक ही रास्ता है मॉडर्न, एक ही रास्ता है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपलिफ्ट करने का, उसको आप मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन दे दीजिए, राइट। What is the solution of the problems of the Dalits, of the problems of the women's, right, of the problems of the weaker section of the society? क्या करिए उसको सर? एजुकेशन थमा दीजिए उसके हाथों में, मॉडर्न एजुकेशन दे दीजिए। उनका कंट्रीब्यूशन क्या था वीमेन के संदर्भ में? अगर कोई क्वेश्चन पुट किया जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो मैं कंटेंट डिलीवरी कर रहा हूं वो कंटेंट एकदम कंपाइल है और टू द पॉइंट है, फोकस्ड है आपकी प्रीलिम्स स्टडी को लेकर। क्योंकि जब मैं क्लास लेने आता हूं तो उसके पहले मैं होमवर्क करता हूं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार देखता हूं, नया सिलेबस क्या आया है, उसके अकॉर्डिंग कमीशन किस तरह के क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, राइट। तो क्या है वीमेंस के लिए? क्या स्टार्टेड गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1851। याद करिए 1851 में पुणे में हस्बैंड वाइफ ने, हस्बैंड वाइफ क्या है? सावित्रीबाई फुले एंड ज्योतिबा फुले, लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिया, क्योंकि इनको इस बात का अंदाजा है कि वीमेन एम्पावरमेंट, शूद्र एम्पावरमेंट, दलित एम्पावरमेंट, अनटचेबल एम्पावरमेंट का एक ही तरीका है
कि उनको मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन दे दो, वो पावरफुल हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अगर शक्तिशाली हुए कि गांधी के समकक्ष खड़े हो गए, तो उसकी वजह उनके पास एजुकेशन थी। अगर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर लीड कर रहे हैं दलित्स के मैटर को लेकर, तो ये सिर्फ ऑन द बिहाफ ऑफ द एजुकेशन। नारायण गुरु, पेरियार, ईवी रामास्वामी, ये सब एजुकेशन के दम पर अपनी बात रख रहे हैं। तो एजुकेशन आपको बोलना सिखाती है, एजुकेशन आपको देखना सिखाती है, खड़ा होना सिखाती है। इसीलिए एक टेस्ट होता है, इट्स कॉल्ड पर्सनालिटी टेस्ट। तो प्री और मेंस देने के बाद भी पर्सनालिटी टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? तो प्लीज इंप्रूव योर पर्सनालिटी। तो क्या है? स्टार्ट्स गर्ल स्कूल इन पुणे 1851, स्टार्टेड विडो होम इन पुणे। वाओ, विधवाओं की स्थिति को इंप्रूव करने के लिए पुणे में विडो होम खोल दिया। ये तब की बात है। आज आप देखिए कि विडो होम की स्थिति इंडिया में क्या है। विडो होम तो अब नहीं रहे ऐसे, जहां पर बच्चियां जो हैं जिनका कोई नहीं है, वो जिस हाल में रखी जाती हैं, आप उस स्थिति को समझ सकते हैं। और इन्होंने तब क्या खोला? विडो होम खोल दिए, गर्ल्स स्कूल खोल दिए, कई कई स्कूल खोले, एक स्कूल की बात नहीं हो रही है। आप सोचिए, ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले हस्बैंड वाइफ मिलकर समाज के वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप कंट्रीब्यूशन देखिए। फिर इन्होंने अनटचेबल के लिए क्या एफर्ट किए? स्कूल अनटचेबल के लिए खोले उस वक्त की सोसाइटी में, जहां आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम से, आज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे बवाल हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूं नहीं है, लेकिन जो भी यूजीसी ने नई गाइडलाइंस बनाई हैं उसमें एक बार पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जो उसका सेक्शन 3 क्लॉज सी है, राइट? अनटचेबल के लिए स्कूल खोले, सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका मकसद था एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स, जिसका मकसद था एम्पावरमेंट ऑफ अनटचेबल, जिसका मकसद था एम्पावरमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दलित रिफॉर्म के लिए क्या क्या कर डाला, बहुत सारी मैगजीन्स, बहुत सारी पंपलेट्स, बहुत सारे बुक्स लिख दिए गए ताकि सोसाइटी को अवेयर किया जा सके। उसमें आता है दीनबंधु पूछा जा सकता है, गुलामगिरी पूछा जा सकता है, इजारा, ISCHAR, ये सब इनके पंपलेट बुक्स या मैगजीन्स हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे ज्योतिबा फुले और सत्यशोधक समाज को आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? कंटेंट कंपाइल होना चाहिए, और दूसरा कंटेंट आपकी तैयारी को, आपके जो टारगेटेड आपने तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता दिलाने में हेल्प करे। ज्योतिबा फुले के बाद हम ले लेते हैं क्या? सर सैयद अहमद खां एंड अलीगढ़ आंदोलन। सैयद अहमद खां के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट, ये वो व्यक्ति हैं जिनका कुरान और हदीस में फेथ है, कुरान और हदीस पूरा पूरा विश्वास है। मॉडर्न थॉट हैं सर सैयद अहमद खां के पास, लेकिन अपने धर्म में उनका पूरा पूरा विश्वास है। तो जिस टाइम उनका कुरान और हदीस में विश्वास है, ठीक उसी वक्त वो ये भी मानते हैं क्या कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस इस्लाम में ऐसी हैं जिनको हटाए जाने की आवश्यकता है, जिनको दूर किए जाने की आवश्यकता है। जैसे पॉलीगेमी इस्लाम में है, जैसे पर्दा सिस्टम इस्लाम में है। तो ठीक उसी वक्त जिस समय उनका कुरान और हदीस में विश्वास है, उसी वक्त वो ये चाहते हैं कि इस्लाम में ऐसी कई प्रैक्टिसेस हैं जो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, इसलिए उनको उससे हटा दिया जाना चाहिए। मैंने एक बहुत बड़ी बात यहां लिखी हुई है और बहुत सोच समझ के लिखी हुई है, क्या कि इंडियन मुस्लिम्स को क्या करना है? मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन देना है। तो जो मदरसे चल रहे हैं
वहां उम्मीद की जाती है कि सर सैयद अहमद खां के विचारों को आप आत्मसात करिए। आप बजाय उनको कुरान का ज्ञान देने का, कुरान का ज्ञान दीजिए, बट प्राथमिक तौर पर उनको क्या करिए, उनके हाथ साइंस से मजबूत करिए, मॉडर्न एजुकेशन से मौजूद करिए। राइट? आगे देखेंगे वो क्या चाहते हैं कि जो मुस्लिम सोसाइटी है वो उसकी जो अप्रोच है, उसकी आइडियाज हैं, उसकी जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसा हो जाए जैसा इंग्लिश सोसाइटी का है। तो मुस्लिम सोसाइटी को सर सैयद अहमद खां उतना मॉडर्न करना चाहते हैं जितना मॉडर्न है इंग्लिश सोसाइटी। तो इस थॉट से अगर आप देखेंगे कुछ भी क्वेश्चन पुट किया जाता है सर सैयद अहमद खां से तो आप इसको कर सकते हैं। राइट? अब क्या है उनका कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल फील्ड में, क्या है उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल फील्ड में, क्या है। तो पॉलिटिकल फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने रियलाइज किया कि ब्रिटिश सपोर्ट पाने के लिए, क्योंकि इंडियन मुस्लिम को मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन देनी है, इंडियन मुस्लिम्स को मॉडर्न करना है, तो ब्रिटिश सपोर्ट जरूरी है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश के प्रति लॉयल्टी शो की। वो ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहे, न केवल वो लॉयल रहे बल्कि उन्होंने इनकरेज करा इंडियन मुस्लिम्स को, इस बात पर जोर डाला कि वो भी ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहे। तो न केवल लॉयलिस्ट रहे फॉर द ब्रिटिश हिमसेल्फ, बल्कि वो इनकरेज उन्होंने किया इंडियन मुस्लिम्स को कि वो भी लॉयलिस्ट रहे, किसके लिए, फॉर द ब्रिटिश। राइट? फिर अगर हम देखेंगे तो उन्होंने अपील की मुसलमानों से कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस का बाइकआउट करिए, क्योंकि उनका मानना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस अपर कास्ट पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों को इस पार्टी से दूर रहना चाहिए। उनका साथ उस वक्त के एक लीडर बदरुद्दीन तैयब जी ने भी दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने सर सैयद अहमद खान के साथ मिलकर मुसलमानों से अपील की कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूर रहें, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो चरित्र था उस चरित्र पर सर सैयद अहमद खान ने सवाल उठाया। हालांकि बाद में बदरुद्दीन तैयब जी तो आईएनसी के अध्यक्ष भी बने, वो आईएनसी में शामिल रहे, लेकिन सर सैयद अहमद खान ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी और ब्रिटिश के साथ रहे। तो प्रो ब्रिटिश हैं। जो सर सैयद अहमद खान की अप्रोच है वो अप्रोच क्या है, प्रो ब्रिटिश, प्रो ब्रिटिश फर्स्ट और एंटी इंडियन नेशनल कांग्रेस। फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट वो हमेशा उनका अप्रोच क्या रहा कि वो प्रो ब्रिटिश रहे हैं और एंटी इंडियन नेशनल कांग्रेस रहे हैं। ठीक है, तो क्या है उनका पॉलिटिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं एजुकेशनल फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। सर सैयद अहमद खान एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे, शायद जज भी थे, ब्रिटिश ने उनको सर की टाइटल भी दी थी, तभी लिखते हैं ना सर सैयद अहमद खान। एजुकेशनल फील्ड में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, उन्होंने गाजीपुर में एक इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करा, गाजीपुर में, यूपी में पड़ता है, मोहम्मडन साइंटिफिक लिटरेरी सोसाइटी। 1864 में उन्होंने एक सोसाइटी एस्टेब्लिश करी गाजीपुर में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सोसाइटी? इसका ऑब्जेक्टिव था क्या कि जो भी मॉडर्न टेक्स्ट हैं, साइंटिफिक टेक्स्ट हैं, उनको उर्दू भाषा में ट्रांसलेट किया जाए ताकि मुसलमान उसको पढ़ सकें। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है। मोहम्मडन साइंटिफिक लाइब्रेरी ये जो स्थापित की, इसके पीछे का जो मकसद था वो मकसद है कि जो भी यूरोपियन साइंटिफिक वर्क है उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया जाए। दूसरा क्या है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में। राइट? इसी को आगे हम लोग नाम से जानते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। राइट? किस तर्ज पर बनाई गई, किस लाइन पर बनाई गई?
ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज आपने सुना होगा, तो ऑक्सब्रिज पैटर्न पर उसका ऑक्स निकाला ऑक्सफोर्ड का और कैम्ब्रिज का ब्रिज निकाला। तो ऑक्सब्रिज पैटर्न पर माने यूरोपीय पैटर्न पर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करी। कंट्रीब्यूशन देखिए, एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, सेट अप स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स। अच्छी बात है, हर समाज अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एफर्ट कर रहा है। यही आप ज्योतिबा फुले के संदर्भ में देखेंगे, यही आप आर्य समाज के संदर्भ में देखेंगे, यही आप दयानंद सरस्वती के संदर्भ में, आर्य समाज के संदर्भ में, यही आप स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय के संदर्भ में देखेंगे। तो क्या है सेट अप स्कूल्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स? तहजीब उल अखलाक, उनका मानना था कि उनके समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तहजीब की। तो पहले तो इस अनसिविलाइज्ड सोसाइटी को तहजीब सिखाया जाए, तो तहजीब पर एक किताब लिख दी, तहजीब उल अखलाक। तहजीब के विषय पर, तहजीब, तरीका, बैठना, उठना, देखना, बोलना, सुनना, सुनाना। और पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 पर एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद, एक बुक लिखी और उसमें बताया उन्होंने कि 1857 की रिवोल्ट, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया होगा, उसकी वजह क्या है, द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। किताब लिख दी। तो ये आपका सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ मूवमेंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम देखें स्वामी विवेकानंद के बारे में, विवेकानंद 12 जनवरी 1863, डेथ हो जाती है 1902, कहां, बेल्यूर मठ, बंगाल में। 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। अभी कुछ समय पहले नेशनल यूथ डे मनाया था। आपका काम यह है कि हम नेशनल यूथ डे में क्या सेलिब्रेट करते हैं, राइट? नेशनल यूथ डे में हम सेलिब्रेशन किस बात का करते हैं? आपको विवेकानंद की एजुकेशन के बारे में क्या पता है, कमेंट करिएगा, राइट? इनके गुरु क्या हैं? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं। इनके दो ऑर्गेनाइजेशन हैं, रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन देखेंगे अगर हम, तो ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। रामकृष्ण मठ देखेंगे तो ये स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन है। आध्यात्मिकता का आनंद लेने के लिए रामकृष्ण मठ है, राइट? गरीबों की सेवा, रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या है? गरीब की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा ही मानव की सेवा है। ये मोटो है, ये मकसद है, राइट? जहां दरिद्र वहीं खुदा, वहीं भगवान। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं। 1893 में वो पार्टिसिपेट किए, कहां? ऑल वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस शिकागो, यूएसए में गए, पार्टिसिपेट करने गए। फ्रॉम द साइड ऑफ इंडिया वेदांत पर बोला, वेदांत पर बोला। वेदांत सोसाइटी की स्थापना यूरोप में की, राइट? और यहीं पर उन्होंने एक अपना विचार सामने रखा कि अगर ईस्ट और वेस्ट एक समझौता कर ले। वो समझौता क्या है? वेस्ट ईस्ट को मॉडर्न साइंस दे दे और ईस्ट वेस्ट को स्पिरिचुअलिटी दे दे, तो पूरी दुनिया में स्वर्ग हो जाएगा, पूरी दुनिया स्वर्गमय हो जाएगी, राइट? और बहुत सारी बातें आती हैं स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में कि एक महिला ने स्वामी विवेकानंद को प्रपोज किया। स्वामी विवेकानंद को प्रपोज करने के पीछे जब कारण पूछा तो बतलाया कि वो स्वामी विवेकानंद जैसे योग्य व्यक्ति के बच्चे की मां बनना चाहती है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने उसको मां के रूप में स्वीकार किया। ऐसी बहुत सी पॉपुलर स्टोरीज है। क्या है उनका क्रिटिसिज्म ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास से बड़ी तकलीफ है उनको। ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है, जिसने वेस्टर्न एजुकेशन पा ली, वेस्टर्न नॉलेज ले लिया, इंग्लिश लैंग्वेज जिसके पास है, सर इसने 1857 के रिवोल्ट पर ब्रिटिश से कोई सवाल नहीं पूछा। इसने 1857 के रिवोल्ट में जो
क्रांतिकारी थे, उनका साथ नहीं दिया, कोई सिंगल क्वेश्चन ब्रिटिश से पुट नहीं किया। इस बात की तकलीफ है उनको, इस तकलीफ का इशारा इन्होंने कई मंचों पर कई बारी किया। फिर क्या है, उनके दो प्रकाशन हैं, पहला प्रबुद्ध भारत जो इंग्लिश में है, दूसरा उद्बोधन जो बंगाली में है। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो जब उनकी बेल्लूर मठ बंगाल में डेथ हो गई तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसने ली बेल्लूर मठ की? तो एक नाम आता है मार्गरेट नोबेल या सिस्टर निवेदिता, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली। तो ये भी नाम आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूं, हु सेड द स्वामी विवेकानंद इज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ये स्वामी विवेकानंद लिखा हुआ है। Who said that स्वामी विवेकानंद is the creator of modern India? मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे मैसेज करेंगे। मैं मैसेज पढ़ता हूं। किसी ने डिमांड करी है कि सर जैसे मैसूर पढ़ाया है वैसे ही आप पंजाब पढ़ा दीजिए, वैसे ही आप पढ़ा दीजिए सिख। बिल्कुल पढ़ा देंगे। अगर आपकी डिमांड आपकी तरफ से आती है तो हम उसको देखेंगे डाउट को। मैंने तो सोचा था कि आप उसको पढ़ लेंगे, नहीं कोई बात नहीं। अगर आप हमसे अपील करते हैं किसी टॉपिक की तो उस टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगा आगे पीछे, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, एमजी महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। आपको करेक्ट आंसर बताना है, राइट। आगे बढ़ जाता हूं। स्वामी विवेकानंद के बाद हम आ जाते हैं दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, राइट। तो दयानंद सरस्वती और आर्य समाज के बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, उनकी एक पॉपुलर कॉल देख लेते हैं। स्वराज, स्वराज चाहिए। दयानंद सरस्वती, मूल शंकर त्रिपाठी, ओरिजिनल नेम, कास्ट पे मत जाइएगा। पॉपुलर कॉल स्वराज, स्वराज चाहिए। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। इसका मतलब ब्रिटिश से कह रहे हैं प्लीज आप जाइए। फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग कब की गई? फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग किसने करी? फर्स्ट टाइम स्वराज की मांग 1905 में इनफॉर्मल वे में हुई कांग्रेस के मंच से। 1906 में हम देखेंगे कि स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से पास हुआ। फिर स्वराज की डेफिनेशंस भी सभी के लिए अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर के इनिशियली स्वराज का मतलब था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके द्वारा पॉलिसी मेकिंग हो, उनके द्वारा लॉ मेकिंग हो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब है कि लोकल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर किस तरह की गवर्नमेंट? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, राइट। आगे स्वराज, रिवोल्यूशनरी का जो स्वराज है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। इसी तरह से हम आगे देखेंगे 1929 में हमने पूर्ण स्वराज, लेकिन उसके पहले 1928 में नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग करी। तो पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन की मांग कर रहे थे, फिर हम स्वराज की मांग कर रहे थे, फिर हम डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे थे, फिर हम पूर्ण स्वराज की मांग की, राइट। फिर क्या है? इंडिया फॉर इंडियंस, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। अपने कल्चरल को, मैंने बताया था आपको कि जो रिवाइवलिस्ट थे, पुनरुत्थानवादी थे, वो क्या है, अपने वो क्या कर रहे हैं कि रेशनल थिंकिंग है उनके पास, बट वो अपने रिलीजन को कनेक्ट कर रहे हैं उस रेशनल थिंकिंग से, और उस रेशनल थिंकिंग के माध्यम से वो कह रहे हैं कि वेदों की ओर लौटो। किस संदर्भ में? जरा देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे किस संदर्भ में। तो आगे अभी हम देखेंगे, जैसे उन्होंने कहा रीइस्टेब्लिश्ड ऑफ द वेदास, क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी, जो आर्य समाज स्टेब्लिश किया उन्होंने, उस आर्य समाज के मोटिव क्या है? क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी। कभी भी आ जाए कोई भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर हमेशा कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की बात करेगा, लेकिन कुछ ऐसे रिफॉर्मर होंगे जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करेंगे लेकिन कास्ट का अपोजिशन नहीं होगा। यूनाइटेड इंडिया की बात करेंगे, इंडिया फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल की बात करेंगे, हिंदी को प्रमोट किया जाए, इस विषय पर बात करेंगे। जैसे उन्होंने वर्ना सिस्टम को सपोर्ट किया, लेकिन वर्ना सिस्टम को सपोर्ट कैसे किया? बेस्ड ऑन मेरिट रेदर देन बर्थ, बर्थ के आधार पर नहीं, मेरिट के आधार पर होना चाहिए।
तो इसी संदर्भ में वो क्या कह रहे हैं, वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का संदर्भ क्या है, क्या कि वर्ण सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ द मेरिट, नॉट बाय बर्थ। उनका एक डिसबिलीफ पॉलिथिज्म, कोई भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर पॉलिथिज्म पर विश्वास नहीं होगा। पॉलिथिज्म पर विश्वास नहीं होगा तो आइडियल वर्शिप भी नहीं होगी, इमेज वर्शिप भी नहीं होगी, रिचुअल्स भी नहीं होंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, राइट? तो ये सब उससे नहीं होंगे, कनेक्ट नहीं होंगे। फिर 1802 में क्या हुआ, 1802 में इस पॉइंट को मैंने आगे मेंशन किया है। इन 1802 क्या है, ही स्टार्टेड टू कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम। दो कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं, पहला काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट और दूसरा शुद्धि मूवमेंट। ये दो मूवमेंट स्टार्ट करें हैं। काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं, आज भी हमारे शंकराचार्य जो प्रयागराज में बैठे हैं वो कह रहे हैं गौ हत्या बंद होनी चाहिए, गौ हत्या पर कानून बनाया जाना चाहिए। ये शुरुआत यहां से वो रखी है, अभी भी प्रयास जारी है, राइट? दूसरा शुद्धि मूवमेंट, ये भी कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम था। शुद्धि मूवमेंट का मतलब है घर वापसी, राइट? पहली बार शुद्धि मूवमेंट एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ और उसमें बोलते हैं जब शक आए, कुषाण आए, इंडो ग्रीक आए, पर्थियन, पहलव आए, राइट? तो ये जो विदेशी जनजातियां भारत आई और भारत में ये इन्होंने किंगशिप करी, ये राजा बन गए। तो क्या हुआ कि बड़ी प्रॉब्लम सोसाइटी में आ रही, वर्ण सिस्टम ब्रेकडाउन हो रहा था, न्यू वर्ण संकर आ रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया गया कि मनु कहते हैं, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने, मनु चूंकि व्यक्ति नहीं है, मनु की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी नहीं है, इसलिए मनु को व्यक्ति नहीं समझा जाएगा, क्या, इंस्टीट्यूशन। तो एक ब्रात स्टोम यज्ञ कराया गया और ब्रात स्टोम यज्ञ कराकर क्या किया गया, पवित्र किया गया इन शकों को, कुषाणों को, पर्थियन को, पहलवास को, इंडो ग्रीक को, और इनको ब्रात क्षत्रिय कहा गया। तो वर्ण सिस्टम में ले लिया गया। तो पहला हो गया ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय। क्षत्रिय की दो कैटेगरी हो गई, एक अपर क्षत्रिय, एक लोअर क्षत्रिय। लोअर क्षत्रिय काल ब्रात क्षत्रिय, राइट? इन वैश्य सूत्र, राइट? शुद्धि मूवमेंट 1892 में आर्य समाज भी दो भागों में डिवाइड हो गया। आर्य समाज में डिवीजन हो गया। वो डिवीजन कंजर्वेटिव विंग और रेडिकल विंग में हुआ। कंजर्वेटिव विंग स्वामी श्रद्धानंद लीड कर रहे थे, इसके नेता स्वामी श्रद्धानंद थे। और जो रेडिकल विंग है इसको लाला हंसराज लीड कर रहे थे। तो इसके और इसके विचारों में अंतर क्या था, ये प्योर वेजिटेरियन को सपोर्ट करते थे, ये गुरुकुल एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। और इसी नाते इन्होंने देखेंगे तो गुरुकुल एजुकेशन, गुरुकुल कांगड़ी एक हरिद्वार में यूनिवर्सिटी, आज तो यूनिवर्सिटी है वो, राइट? तो ये क्या है, कंजर्वेटिव विंग है, ये रेडिकल विंग है। लाला हंसराज इसको लेड कर रहे थे। ये नॉन वेजिटेरियन है, ये कॉलेज एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में कई डीएवी कॉलेज खुले हुए हैं। वो डीएवी कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, अगर आप देखेंगे भारत के विभिन्न विभिन्न भागों में खुले हुए हैं। तो जो भी रेडिकल विंग है वो सपोर्ट कर रही है किसको, डीएवी कॉलेज को। और जो भी कंजर्वेटिव विंग है वो गुरुकुल एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है, ये कॉलेज एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? इसके आगे की अगर हम बात करें, इसके आगे की बात करें तो 20th सेंचुरी में अगर हम देखेंगे तो 20th सेंचुरी में, राइट, 20th सेंचुरी में अगर हम देखेंगे तो जो मेंबर हैं इंडियन नेशनलिस्ट के, वो डीपली इंस्पायर्ड हैं बाय द आर्य समाज। आर्य समाज डीपली इंस्पायर्ड बाय आर्य समाज एंड एस्टेब्लिश्ड देयर ओन इंस्टीट्यूशन। और उन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करी आर्य समाज से प्रभावित होकर। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 1915 में मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और वीडी सावरकर। मैं फिर से एक बार नाम बोल रहा हूँ, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय और वीडी सावरकर। इन्होंने क्या किया,
ऑल इंडिया हिंदू महासभा की स्थापना की। ये भी सब डीपली इंस्पायर्ड हैं किससे? आर्य समाज से। आर्य समाज से डीपली इंस्पायर्ड है, राइट। इसी तरह से 1916 में देखेंगे तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट, ये एनी बेसेंट लिखा हुआ है, MMM, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, राइट। एनी बेसेंट क्या करते हैं? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो आगे चल करके क्या कहलाया? BHU कहलाया, राइट। जो आर्य समाज की टीचिंग्स थी, जो आर्य समाज की एजुकेशंस थे, उन्हीं को इन इंस्टीट्यूशंस ने कंटिन्यू रखा। और 1925 में अगर हम देखेंगे तो ST हेडगेवार ने क्या किया? RSS की स्थापना की, RSS की स्थापना की। तो ये जो आर्य समाज की यात्रा थी, आर्य समाज स्प्लिट हुआ। स्प्लिट में 2 कंजर्वेटिव विंग हुई, रेडिकल विंग अलग हुई। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसी आर्य समाज की टीचिंग्स को, उसी आर्य समाज की एजुकेशंस को कैरी किया किसने? ऑल इंडिया हिंदू महासभा ने, राइट। उसी को कैरी किया सेंट्रल हिंदू कॉलेज से, जो BHU कहलाया। और उसी को कैरी किया किसने? EHD हेडगेवार ने, जो आगे चल करके RSS कहलाया, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे आर्य समाज कंप्लीट हो गया। ऐसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि आप फैक्ट कुछ देख लीजिए। जैसे प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? कौन फाउंडर है? स्थापना कब हुई? कभी कभी क्या होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं। एक तरफ नेम होते हैं, सोसाइटी का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम हो सकता है, और एक तरफ उसके ईयर हो सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो पर्सन और इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इंस्टीट्यूशन और ईयर हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ही परमहंस मंडली के बारे में आप देख लीजिए, इसके फाउंडर कौन है। ऐसे ही आप हेनरी डिरोजियो के बारे में देख सकते हैं, उनके यंग बंगाल मूवमेंट को, राइट। ऐसे ही पर्टिकुलर आप पर्सन वाइज भी देख सकते हैं, जैसे केशव चंद्र सेन का कंट्रीब्यूशन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का कंट्रीब्यूशन स्पेशली वीमेंस एम्पावरमेंट के लिए माना जाता है। कई स्कूल उन्होंने स्थापित किए, जैसे बेंथम स्कूल एस्टेब्लिश्ड बाय हिम। ये वही बेंथम स्कूल है जहां पहली बार पहली महिला कोई ग्रेजुएट होके निकलती है, कादम्बरी गांगुली। विडो रीमैरिज एक्ट उन्हीं के एफर्ट से आया, राइट। केशव चंद्र सेन जैसे अभी आपने देखा, तो केशव चंद्र सेन का जो समाज था वो क्या था? आदि ब्रह्म समाज। हम लोग देख रहे थे ना केशव चंद्र सेन के बारे में, केशव चंद्र सेन के बारे में। हाँ, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज को ही हम इंडियन ब्रह्म समाज कहते हैं। लेकिन केशव चंद्र की कथनी और करनी से दुखी होकर के एक नया समाज बन जाता है, साधारण ब्रह्म समाज। तो देखिए 4 समाज हो गए, एक ब्रह्म समाज, एक आदि ब्रह्म समाज, एक ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, 3 समाज हो गए। और ये तीनों समाज निकल करके आते हैं किससे? ब्रह्म समाज से। अब ये कई बार सवाल पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, शिवनाथ शास्त्री का नाम आ जाता है, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आपसे कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, जैसे पेरियार के बारे में देख लीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया, राइट। जैसे इसी तरह से नारायण गुरु के बारे में, अंबेडकर के बारे में तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं किसके बारे में, आप पारसी समाज, एक ही इंस्टीट्यूशन है, रहनुमाई करके कुछ इंस्टीट्यूशन है, पारसी धर्म में सुधार के लिए इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ा। तो हर सोसाइटी ने अपने अपने धर्म के अंतर्गत सामाजिक और धार्मिक सुधारों की श्रृंखला को आगे बढ़ाया। और आज भी अगर हम देखेंगे तो हमने क्या किया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्रेसिव है। उसमें इंडियन सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, इधर इन फंडामेंटल राइट और इन पार्ट ऑफ DPSP और इन पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज और इन पार्ट इन प्रीएम्बल्स, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी हैं, राइट। तो ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का सिलसिला
जो शुरुआत राजा राम मोहन राय से हुई वह सिलसिला आज भी जारी है, क्योंकि सुधार की संभावनाएं हमेशा होती हैं और हमें हमेशा अपनी सोच को, हम लास्ट जो स्टेटमेंट अपना डिलीवर कर रहे हैं माय डियर लर्नर्स, हमेशा हमें अपनी अप्रोच को साइंटिफिक रखना है, रेशनल रखना है, ह्यूमनिज्म रखना है, उसमें मानवतावाद, और हमेशा हमें वीमेन की रेस्पेक्ट करनी है, राइट। तो इसी के साथ आज की क्लास ऑफ होती है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम आपके मैसेज देखते हैं। शुक्रिया, नमस्ते।